द्वितीय विश्व युद्ध की भारी तबाही के बाद मात्र 2 दशकों के भीतर ही जापान ने एक ऐसी ट्रेन चला दी जो दुनिया में सबसे तेज थी। आज हम शिंकानसेन यानी बुलेट ट्रेन की उसी तकनीकी और ऐतिहासिक यात्रा को समझेंगे। बिल्कुल, और अगर हम इस पूरी यात्रा की गहराई में जाएं, तो शिंकानसेन केवल पटरियों पर दौड़ने वाली कोई मशीन नहीं है। ये वास्तव में एक राष्ट्र के पुनर्जन्म का प्रतीक है। मतलब एक ऐसा देश जिसने ये तय किया कि उसका भविष्य अब हथियारों से नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक के दम पर बनेगा। जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा था तो मुझे लगा था कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए तो कोई बहुत ही विशाल रॉकेट जैसा इंजन चाहिए होगा। जी, और ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन शिंकानसेन की असली खूबी यही है कि इसमें आगे कोई एक बड़ा इंजन होता ही नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड पावर तकनीक पर काम करती है। अच्छा, यानी शक्ति पूरी ट्रेन में बटी ही होती है। बिल्कुल, हर डिब्बे के नीचे छोटे छोटे कई इलेक्ट्रिक मोटर लगे होते हैं। इससे होता यह है कि एक भारी इंजन के बजाय पूरी ट्रेन एक साथ जोर लगाती है। तो अगर किसी एक मोटर में कोई दिक्कत आ भी जाए तो पूरी ट्रेन नहीं रुकेगी। लेकिन एक और चीज है जो काफी अलग दिखती है। वो जो ट्रेन की लंबी और नुकीली नाक है, वो क्यों है? हाँ, वो सिर्फ हवा को चीरने के लिए नहीं है। मुख्य समस्या रफ्तार नहीं थी बल्कि आवाज थी। जब इतनी तेज गति से ट्रेन किसी तंग सुरंग में घुसती है तो हवा का दबाव इतना बढ़ जाता है कि बाहर निकलने पर एक जोरदार धमाका होता है। सोनिक बूम जिसे कहते हैं। सही कहा। और इसे रोकने के लिए इंजीनियरों ने किंगफिशर पक्षी की चोंच का अध्ययन किया। वो पक्षी जो बिना पानी उछाले मछली पकड़ने के लिए गोता लगाता है। तो उन्होंने उसी डिजाइन को ट्रेन के नाक पर लगा दिया। जी, नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ हवा का दबाव और शोर कम हुआ बल्कि ट्रेन की ऊर्जा की भी भारी बचत हुई। ये वाकई अद्भुत है। लेकिन शोर की समस्या तो सुलझ गई, पर सुरक्षा का क्या? मतलब जापान में तो अक्सर भूकंप आते रहते हैं। इतनी तेज रफ्तार पर ट्रेन को सुरक्षित रोकना ये तो बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। ये शिंकानसेन की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग जीत है। पूरे नेटवर्क में पटरियों के किनारे हजारों सिस्मोमीटर्स यानी भूकंप मापने वाले सेंसर्स लगे हैं। जैसे ही जमीन के अंदर हल्की सी भी हलचल होती है, झटके सतह तक पहुंचने से पहले ही बिल्कुल सिस्टम तुरंत सक्रिय हो जाता है और ट्रेन में अपने आप ब्रेक लग जाते हैं। इसके अलावा रात के समय लेजर स्कैनर से पटरियों की 1-1 मिलीमीटर की जांच की जाती है। मतलब दुर्घटना होने का कोई इंतजार नहीं, पहले ही समस्या खत्म। लेकिन एक बात जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया वो मशीनों से नहीं इंसानों से जुड़ी है। वो जो 7 मिनट का चमत्कार है। हाँ, वो वाकई चमत्कारिक है। स्टेशन पर ट्रेन रुकने के बाद सफाई कर्मचारी सिर्फ 7 मिनट में पूरी ट्रेन को अंदर बाहर से चमकाकर अगली यात्रा के लिए तैयार कर देते हैं। 7 मिनट, ये तो मतलब बहुत ही तेज है। और ये जरूरी भी है। पीक आवर्स में हर 3 मिनट में एक ट्रेन आती है। अगर सफाई में जरा भी देरी हुई तो पूरा टाइम टेबल बिगड़ जाएगा। वहाँ शिंकानसेन का औसत विलंब सिर्फ कुछ सेकंड का होता है। और मैंने सुना है कि अगर कुछ मिनट की देरी हो भी जाए तो रेलवे अधिकारी सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हैं और यात्रियों को देरी का प्रमाण पत्र दिया जाता है। जी, डिले सर्टिफिकेट। यही अनुशासन उनकी सबसे बड़ी ताकत है और इसी के बल पर वह भविष्य की ओर देख रहे हैं, जैसे मैग्लेव तकनीक, मैग्नेटिक लेविटेशन, जिसमें ट्रेन पटरियों को छूती ही नहीं है। बिल्कुल, शक्तिशाली चुंबकों के कारण ट्रेन हवा में तैरती है और घर्षण ना होने की वजह से ये 600 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक की गति छू चुकी है। 600 किलोमीटर, ये तो हवाई जहाज की रफ्तार है। और भारत में जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल बन रही है उसमें भी तो इसी जापानी तकनीक और सुरक्षा प्रणाली का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, और इस पूरी यात्रा को देखें तो शिंकानसेन की सफलता सिर्फ स्टील और बिजली से नहीं बनी है। यह जापान की कार्य संस्कृति, उनकी ईमानदारी और समय के सम्मान का जीता जागता स्वरूप है। सही कहा। उन्होंने अपने गहरे सांस्कृतिक मूल्यों को अपनी तकनीक में पूरी तरह ढाल दिया है। तो इस गंभीर और दिलचस्प चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर हम अपने रोजमर्रा के परिवहन तंत्र को देखें, जिस तरह से वो चलता है, तो वो हमारे समाज की मानसिकता और मूल्यों के बारे में क्या कहानी कहता है? ये सचमुच एक बहुत गहरा सवाल है।